मित्रों, मैंने पिछले भाग में बताया है कि जहां मैंने बाघिन को छोड़ा था वह स्थान घने जंगल से ढकी थी और लगभग 3/4 मील लंबी और आधा मील चौड़ी थी। अब आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि हालांकि अगर मैं बीटर से निर्देशों का पालन करवा पाता तो मेरे पास गोली चलाने का अच्छा मौका था। अगर मैं नाले से लेकर खड़ी पहाड़ी तक की पूरी चोटी पर आदमियों को तैनात करने के लिए काफी आदमी इकट्ठा कर सकूं और उनसे बाघिन को भगाने के लिए कहूं, तो उसके भगाने का एकमात्र रास्ता वह संकरी खाई होगी। यह मानना पड़ेगा कि यह बहुत मुश्किल इलाका था, क्योंकि उत्तर की ओर ढलान वाली पहाड़ी जहां मैंने बाघिन को देखा था वह घने जंगल से ढकी हुई थी और वह लगभग 3/4 मील लंबी और आधा मील चौड़ी थी। हालांकि अगर मैं बीटर्स से निर्देशों का पालन करवा पाता तो मेरे पास गोली चलाने का अच्छा मौका होता। तहसीलदार गांव में मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे पूरी बात बताई और उससे कहा कि वह तुरंत जितने ज्यादा आदमी इकट्ठा कर सके उतने करे और अगली सुबह 10 बजे उस पेड़ के पास मुझसे मिले जहां लड़की को मारा गया था। तहसीलदार ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने का वादा करके वहां से चंपावत के लिए निकल गया, जबकि मैं पहाड़ी चढ़कर बंगले पर चला गया। मैं अगली सुबह तड़के उठ गया और भर पेट खाना खाने के बाद मैंने अपने आदमियों से कहा कि वे मेरा सामान पैक करके चंपावत में मेरा इंतजार करे और मैं उस जगह को फिर से देखने के लिए नीचे गया जहां मैं बीटिंग करने वाला था। मुझे अपनी बनाई योजनाओं में कुछ भी गलत नहीं लगा और अपने तय समय से 1 घंटा पहले मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां मैंने तहसीलदार को मुझसे मिलने के लिए कहा था। मुझे पूरा शक था कि आदमियों को जुटाने में काफी मुश्किल होगी, क्योंकि आदमखोर का डर पूरे इलाके में ज्यादा बैठ गया था और आदमियों को अपने घरों की सुरक्षा छोड़कर बीट के लिए बाहर निकलने के लिए सिर्फ हल्की फुल्की बातों से काम चलने वाला नहीं था। 10 बजे तहसीलदार और एक आदमी आए और उसके बाद आदमी 2-2, 3-3 और फिर 10-10 करके लोग आते रहे। ऐसे ही दोपहर तक 298 लोग इकट्ठा हो गए। तहसीलदार ने यह बात फैला दी कि बिना लाइसेंस वाले लोग भी अपना हथियार लेकर आ सकते हैं। वे लोग बिना लाइसेंस वाले लोगों को नहीं पकड़ेंगे और जहां जरूरत होगी वह गोला बारूद भी देंगे। उस दिन जो हथियार लाए गए थे इतनी ज्यादा मात्रा में थे कि उनसे एक म्यूजियम भर सकता था। जब आदमी इकट्ठा हो गए और उन्हें जरूरी गोला बारूद मिल गया तो मैं उन्हें पहाड़ी की चोटी पर ले गया जहां लड़की का घाघरा पड़ा था और सामने वाली पहाड़ी पर एक चीड़ के पेड़ की ओर इशारा करते हुए जिस पर बिजली गिरी थी और जिसकी छाल उतर गई थी, मैंने लोगों से कहा कि वे पहाड़ी की चोटी पर लाइन बनाकर खड़े हो जाएं और जब वे मुझे चीड़ के पेड़ के नीचे से रुमाल लहराते हुए दिखे तो उनमें से जो हथियार बंद लोग थे वे अपनी बंदूकें चलाएं, जबकि बाकी लोग ढोल बजाएं, चिल्लाएं और पत्थर लुढ़काएं। और जब तक मैं वापस आकर उन्हें खुद न ले जाऊं तब तक कोई भी किसी भी हालत में पहाड़ी की चोटी से नीचे नहीं आएगा। जब मुझे यकीन हो गया कि मौजूद सभी लोगों ने मेरे निर्देश सुन लिए हैं और समझ लिए हैं, तब मैं
तहसीलदार के साथ निकल पड़ा। तहसीलदार ने कहा कि वह मेरे साथ उन लोगों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उन लोगों के पास जो बंदूकें हैं वह काफी पुरानी हैं, जो शायद फट सकती हैं, जिससे कई लोगों को चोट लग सकती है और वो घायल हो सकते हैं। एक लंबा चक्कर लगाकर मैंने घाटी के ऊपरी सिरे को पार करके मैं सामने वाली पहाड़ी पर पहुंचा और उस जले हुए चेड़ के पेड़ की ओर नीचे उतरा। यहां से पहाड़ी बहुत तेजी से नीचे जा रही थी, इसलिए तहसीलदार, जिसने पतले सोल वाले लेदर के जूते पहने थे, उन्होंने मुझसे कहा उनके लिए और आगे जाना नामुमकिन है। जब वह अपने पैर में पड़े छालों को आराम देने के लिए अपने जूते उतार रहा था, तो पहाड़ी की चोटी पर मौजूद लोगों ने यह सोचकर कि मैं पहले से तय सिग्नल देना भूल गया हूं, अपनी बंदूकें चला दी और जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं अभी भी घाटी से 150 गज दूर था और इस दूरी को तय करने में मेरी गर्दन 1 दर्जन बार टूटने से इसलिए बची क्योंकि मैं पहाड़ियों पर पला बढ़ा था, जिसके कारण मैं एक बकरी की तरह कठोर पैरों वाला था। जैसे ही मैं पहाड़ी से नीचे भागा, मैंने देखा कि घाटी के मुहाने के पास हरी घास का एक मैदान था। मेरे पास अब इससे बेहतर जगह ढूंढने का समय नहीं था, इसलिए मैं घास में बैठ गया, अपनी पीठ उस पहाड़ी की ओर करके जिससे मैं अभी अभी नीचे आया था। घास लगभग 2 फीट ऊंची थी और मेरे आधे शरीर को छिपा रही थी। अगर मैं बिल्कुल शांत रहता तो संभावना थी कि मैं घास में छिप जाता। मेरे सामने वह पहाड़ी थी जिस पर आदमखोर शिकार कर रही थी, और वह घाटी थी जिसके बारे में मुझे उम्मीद थी कि बाघिन इसी रास्ते से आएगी, परंतु बाघिन मेरे बाएं कंधे के पीछे थी। पहाड़ी की चोटी पर अफरा तफरी मच गई थी। बंदूक की गोलियों की बौछार के साथ, ढोलों की जोरदार आवाज के साथ साथ सैकड़ों लोगों की चीख पुकार भी शामिल हो गई। और जब शोर सबसे ज्यादा हुआ तो मैंने बाघिन को अपने दाहिनी ओर 2 खाइयों के बीच एक घास वाली ढलान से नीचे कूदते हुए देखा, जो लगभग 300 गज दूर थी। वह अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि चीड़ के पेड़ के नीचे अपनी जगह से तहसीलदार ने अपनी छोटी बंदूक के दोनों बैरल चला दिए। गोलियों की आवाज सुनकर बाघिन तेजी से घूमी और सीधे उसी रास्ते वापस चली गई जहां से वह आई थी, और जैसे ही वह घनी झाड़ियों में गायब हुई, मैंने अपनी राइफल उठाई और निराशा में उसके पीछे एक गोली चला दी। पहाड़ी पर मौजूद लोगों ने 3 गोलियों की आवाज सुनकर स्वाभाविक रूप से यह मान लिया कि बाघिन मारी गई है। उन्होंने अपनी सभी बंदूकें खाली कर दी और आखिरी बार जोर से चिल्लाए। मैं अपनी सांस रोककर उन चीखों का इंतजार कर रहा था जो पहाड़ी पर बाघिन के आने की खबर देती। तभी वह अचानक मेरे बाईं ओर से बाहर निकली और एक छलांग में नाला पार करके सीधे घाटी की ओर आ गई। मैंने अपनी राइफल से एम किया और गोली चला दी। तब बाघिन एकदम से रुक गई तो मुझे लगा कि गोली उसके पीठ के ऊपर से निकल गई है और उसने अपना रास्ता बंद देखकर खुद को रोक लिया है, पर असल में मेरी गोली उसे लग गई थी। वह अपना सिर नीचे करके आधी मेरी ओर मुड़ी, जिससे मुझे 30 गज से भी कम दूरी पर उसके कंधे पर एक बढ़िया निशाना लगाने का मौका मिल गया। वह इस दूसरी गोली से सहम गई,
लेकिन अपने कान पीछे करके और दांत दिखाकर अपनी जगह पर खड़ी रही, जबकि मैं राइफल कंधे पर रखकर यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि जब वह हमला करेगी तो मेरे लिए सबसे अच्छा क्या होगा, क्योंकि राइफल खाली थी और मेरे पास और कारतूस नहीं थे। मैं अपने साथ सिर्फ 3 कारतूस लाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 2 से ज्यादा गोलियां चलाने का मौका मिलेगा। तीसरा कारतूस मैंने इमरजेंसी के लिए रखा था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। घायल आदमखोर ने मुझ पे हमला करने के बजाय पतली गली से निकलने का फैसला लिया। बहुत धीरे धीरे वह मुड़ी, अपने दाहिनी ओर नाला पार किया, कुछ गिरे हुए पत्थरों पर चढ़ी और एक पतली चट्टान के किनारे जो तिरछे ऊपर की तरफ पहाड़ी तक जाता था वहां गई और एक छोटी झाड़ी के पास जाकर कुछ गिरे हुए पत्थरों पर चढ़ी और एक पतली चट्टान के किनारे से जो तिरछे ऊपर की तरफ पहाड़ी तक जाता था वहां गई और एक छोटी झाड़ी के पास जाकर बाघिन उसकी टहनियों को तोड़ने लगी। मैंने बिना सोचे समझे तहसीलदार को चिल्लाकर कहा कि मुझे अपनी बंदूक दो। उधर से लंबा जवाब आया, जिसका सिर्फ एक शब्द मैंने सुन पाया, वह था पैर। मैंने अपनी राइफल नीचे रखी और दौड़कर पहाड़ी पर चढ़ गया। तहसीलदार के हाथों से बंदूक छीनी और तेजी से वापस भागा। जैसे ही मैं नाले के पास पहुंचा, बाघिन झाड़ी से निकली और सामने निकली हुई चट्टान पर मेरी तरफ आ गई। जब मैं उससे 20 फीट की दूरी पर था तो मैंने बंदूक उठाई और डर के मारे देखा कि बैरल और ब्रीच ब्लॉक के बीच लगभग 8 इंच का गैप था। जब दोनों बैरल से गोली चलाई गई थी तब बंदूक नहीं फटी थी, इसलिए मेरे समझ में आया कि बैरल शायद अब भी नहीं फटेगी। लेकिन पीछे से बारूद की चिंगारी निकलने से औंधा होने का खतरा था। हालांकि खतरा तो उठाना ही था और बाघिन के खुले मुंह पर निशाना साधकर मैंने गोली चला दी, पर शायद मैं हिल गया। गोली बाघिन के मुंह से चूक गई और उसके दाहिने पंजे पर लगी, जहां से मैंने बाद में उसे अपने नाखूनों से निकाला। बदकिस्मत से वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और पैर पर लगी चोट उसे आगे धकेलने के लिए काफी थी। वह चट्टान के किनारे पर सिर लटकाए हुए रुक गई, जिस पर बाघिन ने खाई से निकलने की कोशिश में झाड़ियों से बाहर निकली थी। मैं बीटर्स को भूल गया था। तब तक मुझे अचानक पहाड़ी से थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह रही चट्टान पर, उसे नीचे खींचो और हम उसे टुकड़ों में काट देंगे। जब मैंने टुकड़ों में काट देंगे सुना तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, और मैंने सही सुना था, क्योंकि अब दूसरों ने भी बाघिन को देख लिया था और पूरी पहाड़ी से वही आवाज दोहराई जा रही थी जिस किनारे से घायल जानवर चट्टान पर पहुंचा था। वह किस्मत से बीटर्स से दूसरी तरफ था और इतना चौड़ा था कि मैं उस पर बगल से खिसक कर चल सकूं। जैसे ही मैं चट्टान पर पहुंचा और बाघिन के ऊपर से कदम रखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह मर गई होगी, क्योंकि मेरे पास पत्थरों से मारकर उसका टेस्ट करने का समय नहीं था। आदमी जंगल से बाहर निकले और खुले मैदान में दौड़ते हुए आए। बंदूकें, कुल्हाड़ियां, जंग लगी तलवारें और भाले लहराते हुए अब अपने खूंखार दुश्मन को देखकर भीड़ का गुस्सा समझ में आने वाला था, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं था
जिसने उसके हाथों दुख न झेला हो। एक आदमी जो पागल लग रहा था और लीडर बना हुआ था, तलवार लहराते हुए इधर उधर भागते हुए बार बार चिल्ला रहा था, यह वही शैतान है जिसने मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटों को मार डाला। जैसा कि भीड़ में होता है, जोश इतना तेजी से भड़का था, उतनी ही तेजी से शांत भी हो गया। और जिस आदमी ने अपनी पत्नी और बेटों को खोया था, उसकी तारीफ करनी चाहिए कि वह पहला आदमी था जिसने अपना हथियार नीचे रखा। वह चट्टान के पास आया और बोला, हम पागल हो गए थे साहब जब हमने अपने दुश्मन को देखा, लेकिन अब वह पागलपन खत्म हो गया है और हम आपसे और तहसीलदार साहब से हमें माफ करने के लिए कहते हैं। बिना इस्तेमाल की हुई गोली निकालकर मैंने बंदूक बाघिन के ऊपर रखी और अपने हाथों के सहारे नीचे उतरा। जब मैंने आदमियों को दिखाया कि मैं चट्टान पर कैसे पहुंचा, तो मरे हुए जानवर को बहुत धीरे से नीचे उतारा गया और एक खुली जगह पर ले जाया गया, जहां सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसे देख सके। जब बाघिन चट्टान पर खड़ी होकर मुझे नीचे देख रही थी, तो मैंने देखा था कि उसके मुंह में कुछ गड़बड़ है, और अब उसकी जांच करने पर मैंने पाया कि उसके मुंह के दाहिनी ओर के ऊपर और नीचे के नुकीले दांत टूटे हुए थे। ऊपर वाला आधा और नीचे वाला हड्डी तक। उसके दांतों में यह अस्थायी चोट, जो बंदूक की गोली के घाव का नतीजा थी, उसे अपने प्राकृतिक शिकार को मारने से रोक रही थी, और यही उसके आदमखोर बनने का कारण था। मित्रों, ऐसे हुआ द चंपावत मैन ईटर कहानी का अंत। फिर मिलते हैं किसी और आदमखोर की कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।